हेलो नमस्कार, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 30 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा यक्षगण डांस के बारे में, दूसरा होगा वनुरामा के बारे में, तीसरा रिकवरी ऑफ ओजोन, चौथा ताइवान स्टेट और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल होगा सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले कल के लिए सॉरी, कल मैं ये जो है सेशन अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज करूंगा इसको अपलोड। कल बहुत ज़्यादा काम था, वर्कलोड था, इस वजह से कल ये हो ही नहीं पाया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। तो बढ़ते आगे। ठीक है, तो हमारा पहला आर्टिकल यक्षगाना डांस के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि यक्षगाना डांस जो है ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है डांस की, जो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपका ये डांस का परफॉर्मेंस हो रहा है। ट्रेडिशनल यानी कि बहुत सालों से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज ही ये होना शुरू हुआ है, पिछले 10 20 या 50 सालों से इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ये थिएटर की फॉर्म है। थिएटर फॉर्म मतलब जो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं वो थिएटर, इस तरह से। तो ये आप देख रहे हो ना, स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है और ये कहाँ डेवलप हुआ, कहाँ इसका जन्म हुआ, कहाँ इसका उद्गम हुआ, ये आपका उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये तो आपके, और जो आपका वेस्टर्न पार्ट जो चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, ये तो आपका पूरा हो गया कर्नाटका का पार्ट। और आपका केरला का कौन से पार्ट में, कासरगोड में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कर्नाटका का मैप है, केरला का मैप है। तो ये उत्तर कर्नाटका का आपका एरिया हो गया, ये शिवमोगा हो गया। ठीक है, ये आपका उडुपी हो गया, ये आपका दक्षिण कन्नड़ा हो गया, ये चिकमगलूर हो गया। ठीक है, तो इतना पोर्शन में ये आपका क्या है, ये क्या नाम, यक्षगाना डांस आपका क्या हुआ, डेवलप हो, ये वाले पोर्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा से देख लीजिए, दक्षिणी कन्नड़ा, उडुपी, आपका क्या नाम, उत्तर कन्नड़ा, चिकमगलूर, शिवमोगा, ये वाले पोर्शन में आपका कर्नाटका का जो पोर्शन है, ये एरिया है, ये रीजन है, इसमें आपका डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं केरला। केरला का जो बिल्कुल एकदम नॉर्थ का टॉप एंड है, जिसे हम कासरगोड डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, वो डेवलप हुआ। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टच होता है, जो आपको केरला का मैप देखोगे आप मैप में, तो इधर से टच होके जा रहा है। तो कासरगोड कहने का मतलब ये भी रीजन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस रीजन में आपका ये क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो रीजन वाइज समझ में आ गया कि अब हम जो बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे डेवलप हुआ क्योंकि ये रीजन जो कासरगोड रीजन है अटैच है आपके कर्नाटका से, तो इसलिए ये भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये किस रीजन, मतलब ये कब, किसका राज था जब ये डेवलप हुआ, ये विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुआ। ठीक है, विजयनगरा एम्पायर का राज था, उसकी सॉवरेनिटी थी, तब ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जकुल्ला वारू। जकुल्ला वारू, अब जकुल्ला किसे कहते हैं, जकुल्ला एक तरह से आपकी प्रोस्टिट्यूट क्लास होती है। प्रोस्टिट्यूट क्लास को, जो आपकी वेश्यावृत्ति होती है, वेश्या होती है, उनको, तो वो ही उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था मंदिर में। जो बलिजा आपकी कास्ट होती थी वेश्यावृत्ति में। ठीक है, तो उस इंफीरियर क्लास, अब यहाँ पे इंफीरियर क्लास मतलब, क्योंकि वेश्यावृत्ति को तो अच्छा नहीं माना जाता ना, किसी भी एंगल से, चाहे आप कोई सा भी काल ले लीजिए, किसी भी काल में वेश्यावृत्ति को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए बोला इंफीरियर क्लास, जो सबसे छोटी, ये कह लीजिए प्रोस्टिट्यूट भी ना कह के आप ये कह लीजिए जो निम्न क्लास होती थी। अब वो क्योंकि वर्णावस्था थी हमारे समाज में, तो जो सबसे छोटी क्लास होती थी, तो उन्हीं को, जो ब्लीजर क्लास होती थी, तो उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, उनके डांस किया जाता, और उन्हें थिएट्रिकल कास्ट भी बोला जाता, तो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो अब ये बोला जाता है, जो आपका कर्नाटक का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, उसे कृष्णा भी बोला जाता है। वहां पे एक जगह है तिनाली। तो तिनाली में ऐसा रिवाज था, ऐसा कस्टम था कि वहां पे हर एक फैमिली को अपनी एक लड़की तो प्रोस्टिट्यूशन में देनी ही होती थी। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब इस डांस फॉर्म में आपका देना ही होता था, यानी कि इस काम में आपको धकेलना ही होता था, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। तो कहने का मतलब, ये तो पुरानी बात होगी, आज के टाइम में ऐसा नहीं चलता है। मगर हाँ, इस टाइप की चीजें हुई है कि विजयनगर एम्पायर में ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होगे पिक्चर, यहाँ पे आपको गियर हेड ये दिख रहा होगा, और आपका क्या ना, वाइब्रेंट कलर जो देखने को आपको मिलते हैं, यहाँ पे दिखा है ना कि डांस परफॉर्म करते थे, म्यूजिक भी गाते थे। ठीक है, नाचना भी होता था, गाना भी होता था, डायलॉग डिलीवरी भी होती थी, कॉस्ट्यूम पहनते थे, मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा होता था, इनकी स्टेज टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी होती, यूनिक स्टाइल होती थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है, टेम्पल आर्ट फॉर्म है, मिथियोलॉजिकल स्टोरीज, और इसमें
क्या नाम परफॉर्म की जाती है, जैसे कि आपकी रामायण से, महाभारत से, जो आपके ओल्ड वैदिक कल्चर है उससे आपकी थीम्स ली जाती थी, पुराणों से, जो वेद पुराण है हमारे उनसे थीम ली जाती थी, वो परफॉर्म की जाती थी। तो इसमें क्या होता है कि हेड गियर पहना होता है, फेशियल मेकअप लगाया होता है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो डेवलप होता है वो क्वेश्चन डेवलप होता है कि क्या ये आपके डायलॉग्स इसमें होते हैं, नहीं होता है, या सिंपल डांस होता है, डायलॉग नहीं होती कोई ऐसे, कई ऐसे आपके वो होते हैं ना, इस तरह की चीजें जो जिसमें डांस ही होता है, सिंपल डायलॉग नहीं होता, या डायलॉग ही होता है, डांस नहीं होता, डायलॉग डिलीवरी होती है, तो या किसी में डायलॉग भी नहीं होता, डांस नहीं होता, सिर्फ आपके इशारों से ही, यानी कि आपके जो इशारे से ही उसे परफॉर्म किया जाता है। तो उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डायलॉग होता है सिर्फ, या डांस होता है, दोनों चीज होती है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा। ये कर्नाटका में रिसाइट किया जाता है, कन्नड़ा लैंग्वेज में। ठीक है, इसे मलयालम में भी परफॉर्म किया जाता है। मलयालम में क्यों परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि आपका कासरगोड डिस्ट्रिक्ट आ गया ना केरला का, तो वहाँ तो मलयालम बोली जाती है। इसे तुलु में भी। और तुलु कौन सा रीजन है, तुलु एक डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल बोली है कहाँ की, साउथ कर्नाटक की। तो हमने पीछे पढ़ा ना, साउथ कर्नाटका में जो आपका साउथ कर्नाटका का हिस्सा है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, साउथ कर्नाटका का ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपका दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, चिकमगलूर, इस एरिया में आपका तुलु रीजन है ये। ठीक है, यहाँ पर तुलु लैंग्वेज बोली जाती है। अब तुलु क्या है, द्रविड़ियन लैंग्वेज है, जो आपकी ज्यादातर क्या है, तुलु नाडु में बोली जाती है। तुलु नाडु वो हिस्सा दक्षिण कन्नड़ा का जहाँ पे तुलु आपकी बोली बोली जाती है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें आपका दक्षिण कन्नड़ा आ जाएगा, उडुपी आ जाएगी। ठीक है, और आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कासरगोड का आ जाएगा, केरला का जो है वो नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि जो हिस्सा टच में रहता है, चाहे आपका दूसरा स्टेट आ गया हो टच में रहता है, पर वहां पे भी वही बोली बोली जाती है ना। ठीक है, तो ये आपकी ये बोला जाता है कि तुलु जो है, ये ओल्डेस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शंस है। किस पीरियड्स में, 1400 से 1500 पीरियड ईस्वी की जो आपकी पीरियड था, 1400 से 1500, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड था, उसमें आपकी तुलु लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो दक्षिण कन्नड़ा कासरगोड है, वहां से लेके, ठीक है, तो ये दक्षिण कन्नड़ा से लेके कासरगोड तक के जो एरिया है, उस रीजन में इसको जो यक्षगणा आपका डांस है, इसको बोला जाता है थैंक यू थिट्टू। ठीक है, और जो आपका उडुपी से लेके उत्तर कन्नड़ा तक का जो रीजन है, उसे बोला जाता है बागड़ा थिक्कू। ठीक है, हम यहाँ पे मैप में देखते हैं। देखो, यहाँ पे कह रहा है उत्तर कन्नड़ा से लेके उडुपी तक का जो रीजन है, इसे बोला जाएगा बागड़ा थिक्कू, थिट्टू। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे दक्षिण कन्नड़ा से लेके आपका कासरगोड, भी कासरगोड यहाँ पे है ना, तो कासरगोड का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे बोला जाएगा थैंक यू थिट्टू। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो ये आपका यूपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर, कि थैंक यू थिट्टू किसे बोला जाता है। क्या ये आपकी डांस परफॉर्मेंस है, या दक्षिण कन्नड़ा का दूसरा नाम है, या बागड़ा थिट्टू जो है इसका दक्षिण कन्नड़ा का दूसरा नाम है, दक्षिणी, सॉरी दक्षिणी कन्नड़ा नहीं, ये यक्षगाना डांस के दूसरी फॉर्म है, नाम है। ठीक है, तो इसे समटाइम्स हम कई बार आपका अट्टा भी बोल देते हैं। आटा, अट्टा, जिसे हम प्ले बोलते हैं, प्ले मीन्स खेल। जैसे मोहिनीअट्टम होगा, कोयडियोट्टम हो गया, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अट्टम जो आता है ना, वो आटा यानी कि प्ले, खेल एक तरह से आता है। तो इसे प्रेजेंट किया जाता है किसमें, सुबह से लेकर शाम तक इसे प्रेजेंट किया जाता है। डस्क मीन्स भोर यानी कि सुबह, डांस मीन्स शाम यानी कि शाम, गोधूली का समय, जब लोग अपने घर पे जाते हैं, वो मतलब काम धाम करके, तो गोधूली उसे बोलते हैं उसका टाइम, यानी कि जब आपका शाम का समय और रात का समय दोनों मिल रहे होते हैं, ना पूरी तरह शाम होती है ना पूरी तरह रात होती है, तो उसे डान बोलते हैं। ऐसे ही सुबह का समय ना पूरी तरह सुबह होती है ना पूरी तरह रात होती है, उसे डस्क बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भोर का समय जिसे बोलते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक में छेंदा। ठीक है, छेंदा इसे बोलते हैं। ठीक है, ये वाला छेंदा है, आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में इसे आपका रगड़ते रहते हैं, होती रहती है, कई बार आपने देखा हो तो। मंडलम, मंडलम इसको बोलते हैं, जिसपे उंगली पे ये कवर सा पहन के इसे बजाते हैं ना, पो 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 बजाते रहते हैं, तो ये मंडलम होता है। बड़ा अच्छी प्यारी साउंड निकलती है इसमें से। ठीक है, और जगता या चेंगिला,
ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं, साइम्बल्स बोल दो इनको। ये इस टाइप के होते हैं, इनका साइज बड़ा छोटा होने की वजह से इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। जगता बोल दो, चिंगला बोल दो, इनको सिंबल बोलते हैं। चक्रतला या इलाथलम, इलाथलम ये आपके स्मॉल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपके जगता, चिंगिला, चक्रताला, इलाथलम, ये सब यही फॉर्म है। इसकी छोटी या बड़ी फॉर्म आपकी देखने को मिलेगी। तो ये आपके यूज किए जाते हैं यक्षगान डांस में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से दो तीन चीजें तो यहीं पर होगी कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसके दूसरे नाम कौन से हैं, और ये आपका क्या है, डायलॉग्स होते हैं, डांसिंग होती है, कौन कौन सी फॉर्म इसमें होती है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे अब इसमें थीम्स कौन कौन सी ली जाती है, आपकी रामायण से ली जाएगी, ये रही रामायण, महाभारत से ली जाएगी, आपके भगवत पुराण से ली जाती है, और जो आपके जैन और आपके बौद्ध धर्म के वो होते हैं वहां से ली जाती है, या हिंदू और जैन धर्म के जो भी टोटल वो होते हैं आपके लिटरेचर वहां से ली जाती है, आपका जो एंशंट एपिक्स है वहां से इनकी थीम्स ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी चीज फेमस है। नौटंकी कहाँ पे फेमस है? उत्तर प्रदेश में। ये क्या, कहाँ से ड्रॉ की गई है? आपकी जो रोमांटिक पर्शियन लिटरेचर होता है उससे ड्रॉ किया गया है आपका नौटंकी, है ना। ठीक है, तो जो आपकी मूवी आई थी नौटंकी वो उसी फॉर्म पे बेस है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रोमांटिक पर्शियन लिटरेचर से ड्रॉ की गई है ये थीम्स इसकी। तमाशा, तमाशा आपकी महाराष्ट्र से है। ये कहाँ से इवॉल्व हुई है? ये आपकी फोल्क फॉर्म है। कहाँ है? गोंधल, जागरण और कीर्तन, जो जागरण कीर्तन करते हैं वो थीम रहती है, तो उसमें तमाशा दिखाया जाता है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। भवाई, भवाई अगर गुजरात से रिलेटेड है। ये इसमें सोशल क्रिटिसिज्म किया जाता है ह्यूमर के साथ, यानी कि मजाक के साथ, हंसी मजाक के साथ सोसाइटी का क्रिटिसिज्म किया जाता है। उसमें जो बुराई है, कई और सारी चीजें, उसकी क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से। अगर आपको समझ में ना आए, भवाई क्वेश्चन में आ जाए कहाँ से रिलेटेड है, तो आप जानते हो कि भावनगर। ठीक है, भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। तो भावनगर से आप लिंक कर लेना भवाई को। ठीक है, यात्रा, यात्रा, यात्रा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न बिहार, ये आपका यात्रा वो आपका कहाँ से रिलेटेड है? ईस्टर्न बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। बंगाल में ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ओरिजिनेट हुआ। इसको क्या नाम, कृष्ण यात्रा बोला जाता है। जब श्री कृष्ण चैतन्य थे, जिन्होंने गुड़िया वैष्णविज्म का स्थापना की थी, तो उनके टाइम में ये इजाद होकर आया था। अगला है आपका कोडियट्टम, जो मैं बता रहा था ना, अट्टम, आट्टा, तो प्ले होता है, तो यहाँ पे कोडियट्टम या मोहिनीअट्टम, तो ये सब उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे, ये केरला में आपका इजाद हुआ। ऐसे मुडियट्टू है, मुडियट्टू ये भी केरला का है। तो यह जो कोडियट्टम में ओल्डेस्ट ट्रेडिशन थिएटर फॉर्म है इंडिया की। ठीक है, इसे परफॉर्म, इसमें जो प्रिंसिपल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो एंशियंट ट्रेडिशन संस्कृत के होते हैं। ठीक है, और इसे 2001 में कोडियट्टम को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कोडियट्टम किस रिलेटेड है? केरला से। दूसरा, इसे यूनेस्को का वो मिला हुआ है, रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। तो आपका क्या है, मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? तो इसे मिला हुआ है, 2001 में मिल गया था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मोडिट्टू की बात करें, ये भी आपका केरला का फोल्क डांस ड्रामा है। ठीक है, इसमें मिथोलॉजिकल जो कहानियां होती है, किसके बीच में, जो काली है हमारी काली देवी है, और जो आपका दार का डेमोन्स है, राक्षस है, उसके बीच की लड़ाई को बताया जाता है। ठीक है, भावना, भावना आपका आसाम का है। इसे श्रीवंत कृष्णदेव ने क्रिएट किया था। ठीक है, इसमें ब्रजावली में, ठीक है, जो प्ले लिखा जाता है ब्रजावली में लिखा जाता है, जो कि आसाम और मैथिली लैंग्वेज का मिक्स है। इसमें प्राइमरली किस पे सेंटर रहती है? कृष्ण की जो कहानियां है उस पे सेंटर रहती है। अब अगली हमारी फॉर्म है डांस की, मार्च, मार्च ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसे आपकी इसमें जो फोल्क थिएटर है उसमें फोल्क क्लोर्स गाई जाती है। ठीक है, ये सेमी सेक्रेड कैरेक्टर इसमें आपके प्ले किए जाते हैं, जो कि ब्लेंड होता है रिलीजियस और सेक्युलर थीम्स का, इसमें ब्लेंड देखने को मिलता है। और बंद पत्थर आपका कश्मीर का है, जिसमें सटायर होता है, हंसी मजाक, विट और आपकी पैरोडी देखने को मिलती है। ये सब आपका कहाँ से? बंद पत्थर कश्मीर से। तो ये हमने कुछ डांस की परफॉर्मेंस, कुछ फोल्कलोर के बारे में आपने, थिएटर फॉर्म्स के बारे में आपने जाना, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा वन्नू रामा के बारे में। देखिए, आपका अभी ये न्यूज में इसलिए आया कि जो वन्नूरामा, ये आपका पिक देख रहे होंगे, आपका पिक्टोरियल फॉर्म है। वन्नूरामा जो है आपके लेजेंडरी, एक तरह की वीरांगना रही है, एक तरह की लड़ाकू वीरांगना जिसे हम बोलते हैं, लड़ी है।
ठीक है, पुराने टाइम में तो उनके जो फोर्ट थे वो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए, टूट फूट गए, तो इसलिए क्या है, बहुत ट्रेंड हो रहा है। कड़ापा डिस्ट्रिक्ट में है, नल्ला मल्ला, जो नल्ला माला फॉरेस्ट है उसमें है। ठीक है, प्रेजेंट डे तो आज मैडुकुर जो मंडल है, मैडुकुर मंडल स्टेट हो गया, और आपका कड़ापा डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट है, मैडुकुर मंडल जो आपका ब्लॉक हो गया एक तरह से, उसमें स्थित है। तो वहां पे जो इनके फोर्ट थे वो रन डाउन हो गए, रन डाउन कंडीशन मतलब आप एकदम जीर्ण अवस्था में हो गए, तो इस वजह से ये न्यूज में आई है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नल्लामल्ला, नल्ला नीलामाला फॉरेस्ट, यानी कि ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीलामाला फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये कौन थी वनुरामा, कौन थी वनुरामा ने आपके 5 दुर्गम, दुर्गम से मतलब दुर्ग, दुर्ग से मतलब किले, फोर्ट, उन पर रूल किया। कब से कब तक, 1781 से लेकर 1796 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, तो इनमें से एक दुर्ग, इनका जो मेन दुर्ग था, जो हेड क्वार्टर था, सकरला पाडू दुर्गम था। सकरला पाडू दुर्गम इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर था। ठीक है, बॉर्न कहाँ पे हुई, कड़ापा डिस्ट्रिक्ट में हुई। ठीक है, अभी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कड़ापा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, इन्होंने मैं ये शादी किससे की, वीर नेनी चिन्ना नरसिम्हा नायडू से की। वीर नेनी चिन्ना नरसिम्हा नायडू 1764 में इन्होंने शादी की। इनकी फैमिली का काम क्या था, जो एक ओल्ड प्रैक्टिस होते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये प्रे करती थी मंदिर में। मंदिर में होता है ना कि जिनका वो होता है कि भाई आपका जो पंडित होते हैं, जिनका पुरोहित होता है, वो आपका मंदिर में प्रे करते हैं, इनका प्रे करता था। ठीक है, तो जो वन्नूर स्वामी टेम्पल था उसमें प्रे करता था, कल्याण दुर्गम, अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वन्नूर स्वामी टेम्पल में ये प्रे किया करते थे। अब इनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। जो वन्नूरमा थी, इन ये लड़ाई लड़ी किसके तो अगेंस्ट, अब मालती, मातली जो किंग्स थे और कड़ापा नवाब थे, उनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी, इसके बारे में जानेंगे। जो वन्नूरमा थी, इन्होंने पहली बार तलवार उठाई, किसके लिए, जो मातली किंग अप्पया राजू, और आपके मैसूर के जो सुल्तान थे हैदर अली, और उनके जो फॉलोअर थे मेरू साहब, जो उनके फॉलोअर थे मेरू साहब और अप्पाया राजू, इनके खिलाफ इन्होंने आपकी तलवार उठाई। क्योंकि अप्पाया राजू और मेरू साहब ने इनके अगेंस्ट वार छेड़ दिया था, जो आपकी वन्नू रामा था, इनके अगेंस्ट आपका वार छेड़ दिया था। और सकेला पाड़ू जो दुर्गम था, सकेला पाड़ू जो दुर्ग का किला था, उसे इन्वेड कर गए थे, उन्होंने लूट लिया था, वहां की प्रॉपर्टी को लूट लिया था। तो फिर वन्नू रामा को इनके खिलाफ आपकी लड़ाई शुरू करनी पड़ी। तो ये इनकी कहानियां है। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी आर्मी को मोबिलाइज किया। मोबिलाइज करने का मतलब आर्मी को एंथुसिज्म दिया, इकट्ठा किया, उसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया, उन्हें ट्रेनिंग दी। तो इसी को मोबिलाइज करना करते हैं। तो जब ये ऐसा इन्होंने मोबिलाइज किया अपनी आर्मी को, तो इन्होंने वार को डिक्लेयर कर दिया। तो फिर जब इन्होंने वार डिक्लेयर किया, किसके अगेंस्ट, अपाया राजू और मेरू साहब के अगेंस्ट, जो कि मेरू साहब फॉलोअर किसके थे, आपके हैदर अली जो थे, वो मैसूर के जो सुल्तान थे उनके फॉलोअर थे। तो उनके अगेंस्ट इन्होंने वार को डिक्लेयर कर दिया, उनको हराया। हराने के बाद अपनी टेरिटरी जो छीन ली थी, आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना, 1781 में इनकी टेरिटरी को छीन लिया गया था। तो उन्हें फिर अपनी टेरिटरी को वापस ले लिया। फिर 1791 से 1896 के बीच में इन्होंने अपना उस टेरिटरी पे राज किया। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब डेथ कैसे हुई, क्योंकि जो ये थे जो अपाया राजू थे और मेरू साहब थे, इन्होंने इनके खिलाफ ट्रीजन का केस दर्ज कर दिया, इनके ट्रीजन के चार्जेस लगा दिए, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए। इन्हें कैप्चर कर लिया गया नवाब के द्वारा, और इन्हें सेंटेंस दे दी गई, यानी कि सजा दे दी गई, और सजा भी बड़ी भयानक दी गई। इनको जो आपकी लकड़ियां होती है, लकड़ियों को ऊपर से नुकीला कर दिया गया, इतना नुकीला, बहुत ज्यादा, तो नुकीला करके एक तरह का बेड बना दिया गया लकड़ियों का। ठीक है, उन्हें खड़ी करके, लकड़ी खड़ी करके उन्हें बेड बना के, तो उस पर बैठने को इनको कहा गया। तो उन पे जब ये बैठी, तो उनको लकड़ियां कहने इनकी बॉडी में घुस गई। तो इस वजह से ये ओपन पब्लिक में किया गया, यहाँ पर दिखा नहीं, फुल फुल पब्लिक व्यू। तो ओपन पब्लिक व्यू में ऐसा किया गया, पब्लिक में ओपन इस तरह का पनिशमेंट दिया गया इनको। तो इनकी फिर 16 अगस्त 1796 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी मृत्यु का कारण रहा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर में रिकवरी देखने को मिली है। जो ओजोन होल हुआ था,
ओजोन होल आपका हुआ था, तो उसमें आपकी रिकवरी देखने को मिले काफी तक, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक रिलीफ का साइन है। तो यहाँ पे देखा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस आपकी क्या है, रिड्यूस हो गए। जब ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो गए, तो इसका मतलब उसमें ओजोन होल जो है उसमें क्या है, आपकी कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर आपको समझना होगा। ये फिगर आपका पहले क्या आता है, आपका ट्रोपोस्फियर आता है। ट्रोपोस्फियर की आपकी जो एल्टीट्यूड होता है, कितना होता है, 0 से लगभग 10 किलोमीटर तक का होता है। फिर उसके बाद आपका ट्रोपोपोज आता है। ट्रोपोपोज एक एक 2 किलोमीटर का होता है। फिर उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर से लेके आपका लगभग 50 किलोमीटर तक की जो हाइट होती है, उसमें आपका स्टेटोस्फियर आता है। स्टेटोस्फियर के बाद 1 से 2 किलोमीटर का आपका स्टेटोपोज आएगा। और फिर आपका 52 किलोमीटर से लगभग आपका 80-85 किलोमीटर तक का आपका आ जाता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बाद मीजोपोज, और मीजोपोज के बाद आपका थर्मोपोज। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये येलो कलर में जो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है कि ट्रोपोस्फियर में आपका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री या 25 डिग्री से लेकर डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज कहाँ तक होता है, -55-60 डिग्री तक डिक्रीज होता है। और ट्रोपोपोज में कांस्टेंट रहता है लगभग। फिर आपका स्ट्रेटोपोज आ जाता है, स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको स्ट्रेटोपोज आएगा, फिर ये आपका कांस्टेंट हो जाता है। फिर आपका जैसे मीजोस्फीयर आएगा, ये आपका फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मीजोस्फीयर में मीजोपोज में आकर फिर कांस्टेंट हो जाता है। फिर आपका जैसे ही थर्मोपोज आएगा, फिर ये आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इंक्रीज के बाद जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज के बाद जो इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इनवर्स। देखो यहाँ पे आपका डिक्रीज हुआ, डिक्रीज के बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि एकदम उल्टा होना शुरू हो गया। इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका हुआ। और जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन की कंसंट्रेशन यहीं पे देखने को मिलेगी। एक आपका है ग्राफ आपका प्रेशर का, ये आपका ग्राफ प्रेशर का देखने को मिल रहा होगा। तो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद जब आप ओजोन लेयर में आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, ओजोन लेयर के अंदर ही आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाइट बढ़ती जाएगी, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वो आपका ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, मगर टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाता है। तो ये हमने बेसिक थोड़ा समझ लिया, क्योंकि आगे इसी के बारे में डिस्कशन होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन के बारे में जानते हैं, ओजोन गैस के बारे में, फिर ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल आपका होता है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम। जब ये तीनों मिल जाता है, आपके ओजोन ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस बनती है। ठीक है, तो अब ये कैसे बनती है, तो 3 ऑक्सीजन एटम को मिलाकर ओजोन गैस बनती है आपकी। ये आपका कहाँ पे, आपका जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, उसमें थोड़ी ट्रेसिस में मिलती है। कितनी क्वांटिटी, 0.001% में आपकी मिलती है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर के सरफेस पे मिलती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट इसको इसके साथ रिएक्शन करेगी। तो उसके साथ रिएक्शन करने से जो आपकी 200 नैनोमीटर से कम उसकी होती है, सोलर से एनर्जी के साथ रिएक्ट करके आपके जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होता है, वो एटम्स में ब्रेक हो जाता है। 2 ऑक्सीजन एटम्स इसके बन जाते हैं। फिर एक ऑक्सीजन एटम, जो नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, वो आपकी फिर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपकी क्या बना लेती है, ओजोन बना लेती है। समझ में आ गया कि पहले तो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो आपकी यूवी लाइट है, 200 नैनोमीटर से आपकी वेवलेंथ उसकी, उससे कम उसकी वेवलेंथ की लाइट, जो यूवी लाइट होगी आपकी, उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपका ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। 2 ऑक्सीजन एटम, इन्हें हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम आपका फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपका ओजोन गैस बनाता है। ठीक है, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन करना है, तो जो ओजोन गैस है, आपका ओजोन गैस आपकी जो 200 से 300 नैनोमीटर की जो आपकी यूवी लाइट है, उसके साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा, ऑक्सीजन और आपका नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन का जो एटम है, ये ऑक्सीजन ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेगा। तो आपकी जो ओजोन लेयर है, उसके साथ ये रिएक्ट करता रहता है। ये ही इसलिए खतरनाक है, जो आपकी यूवी रेज है ना, 200 से 300 नैनोमीटर तक की जो रेज है आपकी, इसलिए खतरनाक है। तो यहाँ पे ये सब हमने पढ़ लिया कि ये इंटरेक्ट करती है यूवी रेडिएशन के साथ, जो कि सन का आपका रेडिएशन होता है, उसके साथ वो रिएक्ट करती
बढ़ती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो ये हमने जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने, क्योंकि यूवी रेडिएशन ज़्यादा इंटेंस होती है आपके हायर एल्टीट्यूड्स पे, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है बहुत थिन होती है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, वो हमने चीज़ समझ ली। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो लगभग 90% एटमॉस्फेरिक ओजोन होती है उसमें, और लगभग 10 से और 40 किलोमीटर की हाइट पे ये देखने को मिलती है, और 25 किलोमीटर आपका क्या है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में ये आपका देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट 25 किलोमीटर तक की, ये आपके इतनी हाइट तक ये आपका 10 से 40 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है ना, ये 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में, और टोटल लेंथ लगाए तो यहाँ 40 किलोमीटर तक की होगी। तो ये बोला टोटल लेंथ एटमोसफेयर से 40 किलोमीटर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो 10 से 25 किलोमीटर तक की हाइट तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत अर्थ पे जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि यूवी रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन यहाँ दो टाइप का होता है, यूवी ए और आपका यूवी यूवी बी। ठीक है, यूवी ए रेडिएशन में आपकी 400 से आपका लगभग 320 नैनोमीटर तक की रेडिएशन होती है, वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, और जो यूवी बी होती है आपकी लगभग 220 नैनोमीटर से 290 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। तो यही इसमें बोला गया कि यूवीए और यूवीबी ये दोनों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया भी है, यूवीबी की वेवलेंथ 290 से मैंने बोली, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 280 से 315 के बीच में यहाँ पे बोला गया। यूवी रेडिएशन क्या है कि ओजोन के द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि आपका एक नेसेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, और आपका नेसेंट एटम बनाता है ऑक्सीजन का, और वो नेसेंट एटम ही आपका काम करता है, इसे हीट अप करता है। ठीक है, जिससे कि सराउंडिंग एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। आपने देखा ना, नीचे एटमोस्फेयर में तो स्ट्रेटो टोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डाउन हो रहा था, फिर आपके स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इसी को ही टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं कि इंक्रीज होने लगा। ओजोन होल, जो ओजोन की कंसंट्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं, आपकी एक यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट, इसको हम मेजर करते हैं, जैसे टोटल ओजोन कितनी है तो उससे हम मेजर करते हैं। तो ओजोन होल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओजोन होल किस वजह से क्रिएट होते हैं, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इनकी वजह से आपका ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, फोम पैकिंग में, एरोसोल स्प्रे कैन जो होती है उसमें आपका ये आपका यूज होता है। और ओजोन डिप्लीटेड रीजन जो होता है, जहाँ पे आपका, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, यहाँ पे आपकी ओजोन जो आपकी डिप्लीट हो गई यानी खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपका क्या बोल रहे हैं, ओजोन होल बोल रहे हैं। अब एक होता है आपका टॉपिकल ओजोन होल, जो टॉपिक्स ऑफ कैंसर पे आपका ओजोन लेयर है, वहाँ पे जो होल्स है उसको टॉपिक्स ओजोन होल बोलते हैं। और जो अंटार्कटिका पे है, उस पर जो ओजोन होल है उसको अंटार्कटिका ओजोन होल बोलेंगे। तो ओजोन होल जो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पे लैटिट्यूड जो कि 10 से 20 किलोमीटर की हाइट पे है, वो टॉपिक्स ओजोन होल बोला जाएगा। ये ओजोन होल जो है लगभग अंटार्कटिका पे जो ओजोन होल है उससे लगभग 7 गुना बड़ा है। ठीक है, ये आपकी स्टडी सजेस्ट करती है। और जो ये आपका टॉपिक्स ओजोन होल है लगभग आपका हर एक सीजन में आपको देखने को मिलेगा, जबकि अंटार्कटिका का ओजोन होल आपको सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही देखने को मिलता है। ये ओजोन होल की जो आपकी स्टडी हुई थी, ये 1990 में, 1980s में पता लगाया गया इसका। ठीक है, अब ये आपका जो ओजोन होल है टॉपिक्स पे उसके बारे में जानते हैं। ये स्टडी कंडक्ट की गई, जो आपकी मैकेनिज्म है ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन की किस वजह से हो रही है, कॉस्मिक रेज की वजह से हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका वेल नोन आपका वो है सब्सटेंस है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। टॉपिकल जो स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर लो देखने को मिलता है, कितना लगभग 190 से 200 केल्विन की टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी वजह से आपका क्या है कि वहाँ पे आपका टेम्परेचर कम है, तो ये आपका ओजोन होल का जो फॉर्मेशन है ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ट्रीटी भी फॉर्म की गई है। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको रेगुलेट करने के लिए ट्रीटी बनाई गई। कौन कौन सी, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली अमेंडमेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ताइवान स्टेट के बारे में। देखिए अभी हुआ क्या है, ये है ताइवान स्टेट, जो कि आपका ईस्ट चाइना सी को और आपका ये आपका साउथ चाइना सी को जोड़ता है। तो ये ताइवान और चाइना के बीच की जो
आपका वाटरवे है, ठीक है, ये आपका ताइवान स्टेट है। यहाँ पे अभी क्या है, दो अमेरिकन वारशिप्स टहलते हुए देखे गए, तो किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो चाइना ने इस पे ऐतराज उठाया, ये कहा कि ये हमारी टेरिटरी में आ गए, तो हमारी टेरिटरी का वायलेशन है, उल्लंघन है। तो वो तो चाइना तो पहले ही चिढ़ा बैठा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी आई थी अभी ताइवान में, क्योंकि ताइवान तो और चाइना तो आपका ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है ना, ये अलग नहीं है, अलग आपका कंट्री नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन चाइना वन नेशन वाली पॉलिसी, वन चाइना वाली पॉलिसी को यूज करता है ना, तो ये आपका चाइना तो इससे ताइवान और चिढ़ गया। इसने धमकी दी अमेरिकन को कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी टेरिटरी में नहीं आ सकते। इंडिया का स्टैंड ये रहा है, इंडिया ने पहली बार ये बोला है कि ये है ताइवान स्टेट का मिलिटराइजेशन हो रहा है। ये चाइना के कंटेक्स्ट में बोला, चाइना के कंटेक्स्ट में इसलिए बोला क्योंकि जो चाइना है ये हमारी टेरिटरी पे भी नजर रखता है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश, उसको ये अपनी टेरिटरी बोलता है। क्योंकि अपनी टेरिटरी इसलिए बोलता है क्योंकि वो मानता है कि जो तिब्बत है वो आपका चाइना का पार्ट है, और तिब्बत जो है आपका अरुणाचल, जो तिब्बत का ही पार्ट अरुणाचल प्रदेश था, उसका ऐसा कहना है चाइना का। जब तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल भी उसकी कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये चाइना की थिंकिंग के अकॉर्डिंग है ऐसा, ठीक है। तो यही, अब ताइवान स्टेट के बारे में बात करते हैं। ताइवान स्टेट जो 180 किलोमीटर वाइड स्टेट है, जो कि आपका ताइवान आइलैंड को, चाइना को क्या है, सेपरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, चाइना और ताइवान को दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। अब जो स्टेट है ये साउथ और चाइना सी को और आपका ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी और आपका नॉर्थ में, यहाँ पे साउथ चाइना सी आएगा, क्योंकि इधर तो साउथ चाइना सी है ना, इधर आपका ईस्ट चाइना सी है। तो ये इनको दोनों को कनेक्ट करता है। ये स्टेट जो है पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी है, ठीक है। नैरोएस्ट पार्ट है आपका यहाँ पे 130 किलोमीटर, जो बिल्कुल नैरो पार्ट 130 किलोमीटर का है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा हमने जान लिया, इसके बारे में बहुत वो नहीं है। मेन है इशू। अब इशू जो यही है कि जो चाइना तो इसे अपनी टेरिटरी मानता है, इसे इंटरनेशनल वाटर मानता ही नहीं है। जब ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है तो चाइना की टेरिटरी हुई, तो चाइना की टेरिटरी हुई तो इसमें तो कोई ऐसे ही नहीं आके घुस सकता। तो उसने यही कहा कि ताइवान स्टेट इज सेल्फ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द पॉलिटिकल स्टेटस। अब पॉलिटिकल स्टेटस दूसरों की नज़र से तो ताइवान अलग है, हालांकि कई कंट्रीज को नहीं मानते हैं, वन चाइना में ही काउंट करते हैं, मगर चाइना तो क्लेम यही करता है कि आप हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन कर रहे हैं, सोवरेन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, हमारे जुरिडिक्शन में आप घुस रहे हैं, ताइवान स्टेट में घुस रहे हैं। तो ये हमारा वाटर वे है, इंटरनल टेरिटोरियल वाटर है, ना कि ये इंटरनेशनल वाटर है। तो चाइना तो ये बोलता है। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट तो ये डिनाई करती है कि कोई भी फॉरेन वेसल जो है हमारी वायलेशन, उसको सोवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन स्टेट नहीं है दूसरे आपके फॉरेन वेसल्स को, क्योंकि इससे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस ड्रॉ करता है, ठीक है। यही सब इसमें बोला गया। अब इंडिया का स्टैंड ये है, क्योंकि इंडिया आपका 1949 तक आपका क्या है, वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता था, सॉरी 2008 तक, कि 1949 में वन चाइना पॉलिसी को लेकर आए, तो उसको ही इन्होंने मेंटेन किया। तो ये जो ताइवान है आपका चाइना का ही पार्ट मानता रहा इंडिया, मगर उसने क्या है कि वो ट्रेड तो उससे रखता रखता रहा, और आपकी कल्चर रिलेशन भी इंडिया रखता रहा, ट्रेड भी कल्चर, मगर इसने आपको इसको वन चाइना ही माना, इसे अलग से स्टेटस नहीं दिया, अपनी आपकी एम्बेसी स्टेब्लिश नहीं की। अपनी इंडिया अगर अपनी एम्बेसी स्टेब्लिश कर देता है इसमें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि ये चाइना का पार्ट नहीं है, ये अलग से कंट्री है। जब अलग से कंट्री होगी तभी तो स्टेब्लिश की जाएगी, और जब चाइना की है तो चाइना में ही एम्बेसी स्टेब्लिश की जाएगी, जो मेनलैंड चाइना है ये है। तो इसलिए से अभी तक चाइना के पार्ट मानता रहा रूटीनली। 2008 तक ऐसा होता रहा, इंडिया से मानता, मगर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे चाइना क्या है कि हमारी टेरिटरी पे कब्जा करने की सोचता है अरुणाचल प्रदेश पे, तो इंडिया ने भी अपना रुख चेंज कर लिया। क्योंकि जो चाइना है स्टेपल वीजाज देता है जम्मू कश्मीर को और अरुणाचल प्रदेश को। स्टेपल वीजा वो होता है जिसके किसी, जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का कोई आपका सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन हुआ वो, तो वो अगर चाइना जाना चाहता है, चाइना विजिट करना चाहता है, तो आप जानते हैं जब आप दूसरी कंट्री विजिट करते हो तो आपकी वीजा उस पर, क्या नाम, जो पासपोर्ट है, वीजा, उस पर पूरी डिटेल होती है, उस पर ठप्पा लगा होता है कंट्री का, कि भाई आप यहाँ से चल रहे हो और यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, इतने दिन का आपका ट्रेवल है, पूरी डिटेल होती है। तो वो इस ठप्पा लगा होता है आपके उस पे वीजा पे, पासपोर्ट पे, मगर वो ठप्पा नहीं लगाते।
उसे एक कागज होता है, एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसे सिर्फ स्टेपल कर देते हैं पासपोर्ट के साथ। ठीक है, वो एक कागज होता है, और जब वो रिटर्न होके आता है आपका सिटीजन, जैसे इंडियन सिटीजन की बात है, रिटर्न हो जाता है, वो सारे कागज फाड़ दिए जाते हैं। तो यानी कि इंडियन सिटीजन के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता है कि उसने कहाँ पे वो किया है। अगर वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए तो इंडिया तो ये प्रूव कर ही नहीं पाएगा कि वो चाइना गया था। तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो इसलिए चाइना जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन को, मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को, उसको स्टेपल वीजा वो करता है, तो हमारी उसका वायलेशन है। तो इसलिए इंडिया ने भी अपना स्टैंड चेंज कर लिया। तो इसको अब ये थोड़ा सा भाव देता है। जी चाइना। अगला आर्टिकल हमारा सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री के बारे में। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री क्या है कि देखिए, अभी आप ये जानते हो बहुत सारी वेबसाइट है जो आपकी फ्रॉड वेबसाइट है, जिन पे आपका आरबीआई ने भी ये इशू किया है, या सीबीआई ने ये भर्ती निकाली है, वो कर दो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 100 रुपये का फॉर्म है। या फोन से आपको बहुत सारी फ्रॉड कॉल आती है कि आपकी इतनी लॉटरी लगी है, आपका यहाँ पे हम आपके घर में छत पर टावर लगाएंगे, आपको 20,000 रुपये जमा करने होंगे। इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते होंगे कि आरबीआई की ये रेगुलेशन है, ऐसा कराइए, वैसा कराइए। तो इस तरह के फ्रॉड कॉल्स या फ्रॉड वेबसाइट जो होती है, उसमें जो कस्टमर है वो आपके झांसे में आ जाता है। अब कस्टमर को तो इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो अभी क्या है, आरबीआई ने एक सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री क्या है, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जिसके थ्रू सारे फ्रॉडस्टर जो भी है उनकी पूरी डिटेल, और जो भी नंबर से कॉल करते हैं, जो भी वेबसाइट है, आईपी एड्रेस, वो सारा क्या है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो यही सब इसमें बोला गया कि अब जो फ्रॉडस्टर्स है, फ्रॉड करते हैं, उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी। आरबीआई ने ये आपकी स्टेब्लिश की है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। ये एक तरह का आपका डाटा है, सबका डाटा है, जो फ्रॉडस्टर्स है, फ्रॉड करने वाले, उनका डाटा होगा। जब उनका डाटा हमारे पास होगा, तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये फ्रॉडस्टर को फ्रॉड करने से, दोबारा से फ्रॉड ना करे, तो उनको रिपीट ना कर पाए वो फ्रॉड को, ऐसी वेबसाइट को, नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और जितने भी आपके पेमेंट गेटवे है, जैसे कि आपका जितने भी है, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, आपका फोन पे हो गया, या आपके ऑनलाइन जितने भी पेटीएम है, या एयरटेल आपका पेटीएम हो गया, जितने भी एयरटेल पेमेंट वाला सिस्टम हो, जितने भी है, उनको भी आपके डाटा की एक्सेस दी जाएगी, ताकि अगर उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो भी इस चीज को आपका क्या है, वो कर सके, एड्रेस कर सके, और नोटिस में ला सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अवेयरनेस की रेस कर जाएगा फ्रॉड डाटा के बेसिस से, क्योंकि जो आपका पब्लिश किया जाएगा, और अवेयरनेस कस्टमर में क्रिएट की जाएगी। इसके थ्रू अब आरबीआई ने क्या इस्टेब्लिश किया कि ओम्बड्समैन बिल लेके आई, ओम्बड्समैन स्कीम लेके आई। ओम्बड्समैन का मतलब है लोकपाल बिल जो है। तो उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, लगभग 4.18 लाख कंप्लेंट्स को क्या है, 2020-21 में आपका क्या क्या रिसीव किया। और जिसमें से 2000 आपका उससे जो पहला साल था, जो 20-21 का साल था, 3.82 लाख उसमें रिसीव की गई थी कंप्लेंट, और जिसमें से लगभग 98% आपकी क्लियर कर दी गई है कंप्लेंट। और जबकि 2020 में कितनी क्लियर की गई थी, 96% क्लियर की गई थी, जिसमें 39% कंप्लेंट जो है आरबीआई ने रिसीव की थी। ठीक है। तो ये सब बताया गया कि कंप्लेंट का स्टेटस बताया जा रहा है ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू। अब जो ओम्बड्समैन स्कीम थी, इसमें बोला वन नेशन वन ओम्बड्समैन, कहने का मतलब ये आपकी स्कीम जो है, आपकी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। इसमें यही बोला था कि जो आपका रिडर्सल मैकेनिज्म है, उसे आसान बनाया जाए और क्विकर बनाया जाए, यानी कि जल्दी से आपका रिडर्स किया जा सके कंप्लेंट को। ये बोला गया। और आपका जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपके कस्टमर के ग्रीवेंसेस, यानी कि दुख को, या जो उनके कष्ट है, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। जो भी एंटाइटीज जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, और वो आरबीआई के अंडर आती है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, तो वो आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर आता है। तो इसमें क्या है कि बहुत तेजी से और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी कि बहुत कम कॉस्ट में कस्टमर के ग्रीवेंसेस को क्या करेंगे, रिजोल्व करने की कोशिश की गई है। ये कैसे बनाया गया, ये तीन जो आरबीआई के तीन स्कीम थी, उनको क्लब करके बनाया गया, उसको अमलगमेशन करके बनाया गया।
पहली स्कीम थी आपकी बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम 2006 में आई थी। ओम्बर्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, जो 2018 में आई थी। और ओम्बर्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ 2019, ये तीनों को क्लब करके आपका बनाया गया है ओम बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम। ठीक है। आगे यही है कि भाई ये कस्टमर्स की जो कंप्लेन है उनको आपका रिडेस प्रोवाइड करती है। इसमें कौन आ जाएंगे, बैंक आ जाएंगे, एनबीएफसी आ जाएगी, या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसमें आपके नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं ओम्बर्समैन कौन होता है या लोकपाल कौन होता है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कंप्लेंट्स को डील करता है, कि जो आपके पीपल्स और जो कस्टमर है वो आपके कंप्लेंट्स को रजिस्टर करते हैं, तो उनको रिडेस करने की कोशिश करता है। ओम्बर्समैन क्या है, ये जो कंसेप्ट है कहाँ से आया है, स्वीडन से आया है। स्वीडन में इस तरह का कंसेप्ट है। ठीक है। अब ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो कि लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक मतलब जो आपका है, एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ठीक है। एक ओम्बड्समैन आपका जो है किसके द्वारा मतलब अपॉइंट किया जाता है और कौन से ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करता है, ये आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाता है। इनकम टैक्स ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाता है, और बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंट किया, बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको वो करेगा रिजोल्व। इनकम टैक्स ओम्बड्समैन यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके फ्रॉड होते हैं उनको करेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर में आपका वो करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।